जिमी खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कर्ब और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। जब मैंने उसकी पतलून की बेल्ट खोली तो उसने किसी किस्म की मजाहमत नहीं की। उसके हाथ पुश्त पर बांध कर पैरों को जकड़ने के लिए मुझे अपनी बेल्ट इस्तेमाल करना पड़ी थी। मैंने उठकर हाथ झाड़ते हुए कहा, हम तुम्हारे साथियों को खबर कर देंगे, वो लोग तुम्हें आकर यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। और तुम? मैं रजिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। नरगिस तुम्हें सड़कों पर हाथ फैलाए भीख मांगते हुए देखना चाहती है और मैं उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। जवाब में मुझे रजिया से ऐसी गंदी और गलीज गालियां सुनने को मिली कि जिमी और बाले ने भी नजरें झुका लीं और बाले को तैशा गया। वो रजिया की तरफ देखते हुए चीखा, अब अपनी ये बकवास बंद करो, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये वक्त देखना पड़ा है। अगर तुम मुझे पिस्तौल फेंकने को न कहती तो इस वक्त हमारी जगह ये दोनों बंधे होते। इस कालिए ने कोठी को घेरे में लिए जाने के हवाले से हमें ब्लफ किया था। तुम्हारी वजह से हमें हथियार डालने पड़े और तुम्हारी वजह से बाबुल को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। रजिया भी चीखी, अब तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? कम से कम तहरीमी को तो पता चल जाएगा कि उसने हीजड़ों की फौज पाल रखी है। बाले ने भी बहुत सख्त और मर्दाना किस्म का जवाब दिया। टेडी ने मुझे कहा, इनको हिसाब किताब करने दो वाजा, अपना वक्त क्यों बर्बाद करता है खामखा को, निकलो इधर से। मैंने बाबुल की जेब से अपना पिस्तौल निकाल लिया जिसे उसने मेरी तलाशी के बाद अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरे पिस्तौलों को मैंने हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। हम उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर निकल आए। कोठी के गेट से तकरीबन 50 गज आगे सड़क के किनारे दरख्त के नीचे एक टैक्सी खड़ी थी। टेडी ने मुझे इशारा किया और खुद ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे बैठने के बाद उसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। ठीक उसी वक्त पहले किसी गली में पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में फायरिंग की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। हम ऐन वक्त पर वहां से निकल आए थे। पुलिस सायरन की आवाज सोल्जर बाजार की तरफ से आ रही थी, जबकि हमारी टैक्सी का रुख मुखालिफ समत में था और आखिरकार टैक्सी निश्तर रोड पर निकल आई। यहाँ से टेडी ने उसका रुख लसपेला चौक की तरफ मोड़ दिया। बोला, तुम्हें कहाँ छोड़ूं वाजा? मैंने कहा, करीमाबाद की तरफ चलो। टेडी टैक्सी को चौक से सीधा निकाल दे गया और फिर 3 हट्टी से उसे लालू खेत की तरफ मोड़ दिया। आखिरकार मैंने वो सवाल कर ही डाला जो बहुत देर से मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। मैंने कहा, तुम उस कोठी तक कैसे पहुंच गए टेडी? टेडी ने कहा, तुम्हारा किस्मत अच्छा था वाजा जो हमको खबर हो गया। जब तुम उस टैक्सी पर उधर से निकला था तो हमने बाबुल को एक सुर्ख शराड में बैठते हुए देख लिया। कार में 2 आदमी पहले से मौजूद थे। हमको शक हो गया कि वो सुर्ख शराड भी तुम्हारा टैक्सी के पीछे जाएगा। हमने एक दोस्त का टैक्सी पकड़ा और शराड का पीछा शुरू कर दिया। हमारा शक ठीक निकला। हमने एक खिड़की से झांक कर देखा, वो लोग तुम्हारा हजामत बना रहा था। मगर तुम भी कमाल का चीज है वाजा, तुमने भी जिमी का वो हालत बनाया कि वो बहुत अरसे तक याद रखेगा। फिर जब वो लोग दोबारा तुम्हारी पिटाई का प्रोग्राम बना रहे थे तो हमको मुदाखलत करना पड़ा नहीं, और फिर हमारा खोपड़ी भी काम कर गया। ऐसे टाइम पर अपना खोपड़ी बड़ा तेजी से काम करता है। मैंने उन्हें 6 आदमियों का धमकी दिया तो उन लोगों ने हथियार फेंक दिया। वो औरत ठीक बोला था, तहरीमी ने तो वाकई हीजड़ों का फौज पाल रखा है, लेकिन वाजा वो लौंडिया बड़ी जोरदार है। मैंने कहा, ऊपर से जोरदार लगती है, अंदर से बिल्कुल बासी है। उस वक्त टैक्सी करीमाबाद का पुल उतरते हुए चौराहे पर पहुंच चुकी थी। मैंने चौराहे से जरा आगे पेट्रोल पंप वाली गली की तरफ इशारा किया। मैंने टेडी को उस वक्त अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया था। मैं भी रंगा की तरह इस उसूल पर कारबंद था कि या तो किसी पर बिल्कुल ही एतमाद मत करो, और एतमाद करो तो ऐसा कि किसी बात पर शुबे की गुंजाइश न हो। और मैं रंगा और उसके आदमियों पर भी अंधा एतमाद करने का फैसला कर चुका था। कोठी के गेट के सामने टैक्सी रुकवा कर मैं नीचे उतर आया। टेडी वहीं से वापस जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसे एक कप चाय या कॉफी पिलाना मैं अपना फर्ज समझता था। मैंने जैसे ही कॉल बेल पर उंगली रखी, दूसरी तरफ से नरगिस की आवाज सुनाई दी, कौन है? मैंने भी धीमे लहजे में कहा, मैं हूँ। गेट फौरन खुल गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। नरगिस वाकई बहुत परेशान थी और बरामदे की बत्ती बुझाए गेट के आसपास लॉन में टहल रही थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो बेचैनी से बोली, कहाँ रह गए थे तुम? मेरी तो जान निकली जा रही थी, दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। तभी टेडी ने हल्का सा खनकारा। वो बौखला गई, बोली, ये कौन है? मैंने कहा, दोस्त है, अंदर चलो, आराम से बैठकर बात करेंगे। फिर मैंने टेडी को अंदर बुला लिया। नरगिस ने उसकी तरफ देखा। शायद अंधेरे में टेडी की सूरत उसकी समझ में नहीं आ सकी। वो मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई बरामदे की तरफ चली गई। मैं टेडी को लेकर अंदर आ गया। रोशनी में टेडी की सूरत देखकर नरगिस सहम सी गई। टेडी ने उसकी नजरों को ताड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं बहन, अपना फोटो ही खुदा ने ऐसा बनाया है। हम वाजा का दोस्त हूँ, तुम खुशकिस्मत हो, तुमको ऐसा दलेर जवान मिला। नरगिस की आंखों में उलझन सी तैर गई। बोली, वाजा? मैं तो समझी थी कि आज इसका बाजा ही बच गया होगा। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। कहा, मेरा बाजा तो आज वाकई बच जाता, मगर टेडी ने बर वक्त पहुंच कर बचा लिया। खैर, तफसील बाद में बताऊंगा, पहले तुम कॉफी पिलाओ अच्छी सी।
टेडी के नाम पर भी नरगिस की आंखों में उलझन सी तैर गई थी। वो हम दोनों को घूरती हुई किचन की तरफ चली गई। मैं और टेडी लाउंज में सोफों पर बैठ गए। हमें कॉफी तकरीबन आधे घंटे के बाद मिल सकी। नरगिस कप मेज पर रख कर मेरे साथ सोफे पर बैठ गई। मैंने टेडी का मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया। तफसील बाद में बताने का इरादा था। टेडी कॉफी खत्म करते ही उठकर खड़ा हो गया। मैं उसे गेट तक रुखसत करने आया तो उसने टैक्सी में बैठे हुए कहा कि वो कल मेरे पास पहुंच जाएगा। और जब मैं दोबारा अंदर आया तो नरगिस ने मुझे आड़े हाथों लिया। मैं बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हुआ। उसका शिकवा बजा था। मुझे फोन पर इत्तला दे देनी चाहिए थी कि मुझे देर हो जाएगी और मुझसे ये गलती हो गई थी। हालांकि मैं जहां बैठा था वहां एक नहीं, दो नहीं, 3 टेलीफोन थे। और फिर मैं नरगिस को शुरू से लेकर अब तक के पेश आने वाले वाकयात की तफसील बताने लगा। नरगिस दांत कचकचाते हुए बोली, वो हरामजादी, अब वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी बोटियां नोच डालूंगी। मैंने कहा, तुम्हें शायद ऐसा मौका न मिले, क्योंकि अब ये काम रंगा और उसके साथी करेंगे। रंगा अगरचे बहुत धीमे लहजे में बात करता है, लेकिन उसके सीने में इंतकाम का लावा खौल रहा है। तहरीमी के साथ जो भी होगा उसके इंतकाम की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। मैं नरगिस को रंगा के बारे में बहुत कुछ बता चुका था, लेकिन हुरैरी के बारे में एक लफ्ज भी मेरे मुंह से न निकला। वो रात बातों में गुजर गई और जब मैं सोया तो ऐसे कि दोपहर से पहले आंख न खुली। उस रोज घर के काम नरगिस को ही करने पड़े, क्योंकि काम करने वाली औरत सुबह घंटी बजा बजा कर वापस जा चुकी थी। रात के 10 बजे थे। मैं और नरगिस उस वक्त टेडी के साथ गुलशन इकबाल में मौजूद थे। वो बड़ी बारौनक जगह थी। मैं नरगिस के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और टेडी ड्राइविंग सीट पर बराजमान था। हम तीनों आइसक्रीम खा रहे थे। सामने आइसक्रीम की दुकान पर मेला सा लगा हुआ था। दुकान के सामने फुटपाथ पर भी मेज कुर्सियां लगी हुई थी और कोई कुर्सी खाली नहीं थी, इसलिए हमने अपनी कार ही में आइसक्रीम मंगवा ली। हमारी तरह और भी बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में बैठे या इधर उधर खड़े आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। टेडी ने आज सुबह 10 बजे हमारे यहाँ आने का वादा किया था, लेकिन वो दोपहर 1 बजे के करीब पहुंचा था। खाना हमारे साथ ही खाया। टेडी का ख्याल था कि हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आजादी से घूमना फिरना चाहिए, ताकि रजिया के साथियों की तरफ से किसी किस्म के रद्द अमल का पता चल सके। लेकिन मैं उस वक्त कहीं जाने के मूड में नहीं था। वैसे भी दोपहर का खाना खाने के बाद मुझ पर सुस्ती तारी हो गई। नरगिस ने मासी को कुछ सौदा लेने के लिए मार्केट भेजा हुआ था। आज सुबह हमारे यहाँ अखबार नहीं आया। हॉकर शायद भूल गया था। मैंने मासी से कह दिया कि वो कोई अखबार भी लेती आए। मासी सौदा लेकर आई तो मैंने उससे अखबार ले लिया। वो कोई इवनिंग पेपर था। इस किस्म के अखबार सनसनीखेज खबरें शाया करने में खासी शोहरत रखते हैं, और ये अखबार बिकते ही ऐसी खबरों से हैं। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो पहले ही सफे पर 3 कॉलमी सुर्खी के साथ मौजूद थी। खबर कुछ यूं थी, शहर में डाकुओं और रहजनों की सरगर्मियां बढ़ गईं। सोल्जर बाजार में 3 मौजज़ शहरियों को लूट कर बांध दिया गया। मजाहमत करने पर एक शख्स के सर में गोली मार दी गई। मैं वो खबर पढ़ता चला गया और फिर मैं सर पकड़कर बैठ गया। रात वाले वाक़े को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग दिया गया था। उस खबर के मुताबिक रात गए सोल्जर बाजार की एक कोठी में फायरिंग की इत्तला मिली। पुलिस जब जाए वक़ुआ पर पहुंची तो डाकू फरार हो चुके थे। ताहम कोठी में एक लाश और 3 अफराद उनके मुंतजिर थे, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन लोगों के बयान के मुताबिक 2 डाकू उन्हें पुरानी नुमाइश के चौराहे से गन पॉइंट पर अगवा करके इस वीरान कोठी में ले आए, जहां उनकी साथी औरत पर मुजरिमाना हमला भी किया गया। उनके एक साथी ने डाकुओं के खिलाफ मजाहमत की कोशिश की तो उसे सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। डाकुओं ने उनसे नकदी और घड़ियां छीन ली, जबकि उनकी साथी औरत रजिया के जेवरात भी नोच लिए और उसे दोनों डाकुओं ने बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया। बाद अज़ां वो डाकू उन्हें बांध कर फरार हो गए। उन सब के बयानात अलग अलग भी शाया हुए थे। बाले और जिमी के बयानात भी थे और रजिया का भी। रजिया का बयान कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज था। उसके बयान के मुताबिक वो लोग शादी की एक तकरीब से वापस आ रहे थे। रजिया ने उस वक्त लाखों रुपए मालियत के जेवरात पहन रखे थे। उसके कहने के मुताबिक उसने शुरू से ही 2 आदमियों को एक कार में उनका पीछा करते हुए देख लिया था। ताहम उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, जिसके नतीजे में उन्हें अपने एक साथी की जिंदगी और कीमती जेवरात और दीगर कीमती अशिया से महरूम होना पड़ा। मैंने अंदाजा लगाया कि ये उनके नहीं, पुलिस के तैयार करदा बयानात थे। इसका मतलब था कि उनका पुलिस से कोई मामला तय हो गया था। हो सकता है तहरीमी को भी इसकी इत्तला दे दी गई हो और बयानात वाली सारी कार्रवाई उसकी हिदायत पर अमल में लाई गई हो। रजिया, बाले और जिमी ने मेरा और टेडी का हुलिया तफसील से बयान किया था। ताहम खबरों में कहीं भी हमारा नाम नहीं था। नाम हो भी कैसे सकता था। उन लोगों को पुलिस से बचाने के लिए बयानबाजी की ये प्लानिंग बड़ी होशियारी से की गई थी। इल्जाम नामालूम डाकुओं पर था। हमारा नाम बीच में कैसे आ सकता था? नाम होता तो इस सारे प्लान की हकीकत खुल सकती थी। मैंने टेडी को ये खबर पढ़कर सुनाई तो वो मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला,
हमारा तो कई मर्तबा अखबार में फोटो छपा है, सिर्फ हुलिया छपने से क्या होता है वाजा, हम लोग आजाद हैं, कौन माई का लाल हाथ डालेगा हम पर। मैं देर तक इस सूरत हाल पर गौर करता रहा। पुलिस का किरदार मेरे लिए बाइस से अफसोस था। ये मेरी जिंदगी का तवील तजुर्बा था। जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम साबित कर देना पुलिस के बाएं हाथ का काम था, और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया था। यहाँ आज तक कौमी तशख़्ख़ुस पैदा नहीं किया गया, शऊर को उभारने की कोशिश भी नहीं की गई। बात सिर्फ पुलिस की नहीं, हर सरकारी महकमे का यही हाल है। इन महकमों से फर्ज शिनासी तो उनका हो चुकी है। कोई जायज काम भी रिश्वत के बगैर नहीं हो सकता। अवाम को भेड़ बकरियों की तरह हांका जाता है, कभी जमहूरियत के नाम पर और कभी इनकलाब के नाम पर। इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जाता रहा है। यहाँ हमेशा चंद खानदानों की हुकूमत रही है। हर खानदान ने इस मुल्क पर राज करने के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी हैं। एक खानदान हटता है तो दूसरा बरसरे इख्तिदार आ जाता है, और अवाम को हमेशा ही से बेवकूफ बनाया जाता रहा है। मैं ये सोच ही रहा था कि टेडी की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। क्या सोचता है वाजा? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं दरअसल उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, उन्होंने किस कदर चालाकी से अपने आप को बचाया है। टेडी बोला, ये सब पैसे का कमाल है वाजा। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो चीजें काम आती हैं, पैसा और ताकत। उसके बगैर जिंदगी नहीं होती। तुम फिक्र नहीं करो रे, हम लोग जो तुम्हारा साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास कितना पैसा है, और पैसे की ताकत से मैं भी वाकिफ हूँ। वो दिन हमने घर पर ही गुजारा। रात के खाने के बाद हमने बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया। इस मकसद के लिए मैंने अपनी ही गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। जब हमने आजादी से घूमने का इरादा कर ही लिया था तो गाड़ी इस्तेमाल करने में क्या हर्ज था। हम सबसे पहले पिशावरी आइसक्रीम खाने के लिए गुलशन इकबाल के ब्लॉक 3 के उस बारौनक शॉपिंग एरिया में रुके थे। उसके सामने कुशादा सड़क के दूसरी तरफ ब्लॉक 5 था। उस तरफ भी अगरचे दुकानें थीं, मगर वहां ज्यादा रौनक नहीं थी। हम आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि टेडी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। उसने तकरीबन 20 गज दूर एक हट्टे कट्टे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस आदमी को देख रहे हो? वो बिल्ला है, बिल्ला बदमाश, हेरोइन बेचता है हरामी। यही इसकी बदमाशी और दादागिरी है। शाम के बाद इस इलाके में घूमता रहता है। इसके गाहक यहीं पर इससे राब्ता करते हैं। मैंने पहले भी बिल्ले को देखा था, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब टेडी के तवज्जो दिलाने पर ख्याल आया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने किसी न किसी आदमी को बिल्ले के पास रुकते हुए देखा था, और अब मैं खास तौर पर उस पर तवज्जो दे रहा था। हमारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं बिल्ले की सरगर्मियों का जायजा लेना चाहता था, और वहां रुके रहने का जवाब पैदा करने के लिए मैंने लड़के को बुलाकर मजीद आइसक्रीम मंगवा ली और गहरी नजरों से बिल्ले का जायजा लेता रहा। 20 मिनट में 3 आदमी बिल्ले के पास आकर रुके थे। उनमें 2 तो पक्की उम्र के आदमी थे और तीसरा एक नौजवान, उसकी उम्र 20 के लगभग रही होगी। उसके हाथ में एक रजिस्टर और 2 किताबें भी थीं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो स्टूडेंट है। उसने नीली शर्ट और सफेद पतलून पहन रखी थी। दुबले पतले जिस्म का मालिक वो बहुत मदकूक सा नौजवान था। नौजवान कहाँ, उसकी जवानी तो नुचड़ चुकी थी, पिचके हुए गाल और अंदर को धंसी हुई आंखें। वो इधर उधर देखता हुआ बिल्ले के पास रुक गया। उन दोनों ने हाथ मिलाए, नोटों और हेरोइन की पुड़िया का तबादला हुआ, और वो नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चला गया। ये सब देखकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। हेरोइन की लानत हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह दीमक बनकर चाट रही थी। मेरी जिंदगी ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अंधेरे रास्तों पर चलते हुए गुजरी थी। अगरचे मैंने भी हेरोइन का धंधा किया था, लेकिन जब उसके तबाहकुन असरात का अंदाजा हुआ तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया और मनशियात फरोशों के खिलाफ एक महाज कायम कर लिया, जिस पर कई मर्तबा मौत के मुंह में जाते जाते बचा भी था। मैं कोई दानिश्वर या आलिम फाजिल शख्स नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी का तवील तजुर्बा है कि मुल्क में हेरोइन और दीगर मनशियात का इस्तेमाल इस कदर तेजी से क्यों फरोग पा रहा है। किसी माशरे में मनशियात कितनी आम और मकबूल हैं, इसका इन्हिसार उस माशरे की रिवायात, मजहब से वाबस्तगी या गैर वाबस्तगी और कानून के एहतराम या अदम एहतराम पर होता है। आम तौर पर नशेबाज माशरे माहौल या खानदान से राह फरार इख्तियार करते हैं। उन्हें दुख, परेशानी, तकलीफ या थकन से निजात हासिल करनी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दोस्तों का दिल रखने या किसी अनोखे तजुर्बे की खातिर मनशियात की तरफ माइल हो जाते हैं। तजुर्बे में ये आया है कि 9 दौलतिये और 9 सकाफतिये मनशियात के ज्यादा आदी हैं। जहां दौलत की फरावानी हो या मुफ्त हाथ आई हो या सरमायादारी, नवाबी या जागीरदारी जैसे ठाठ बाट हों, वहां मनशियात के इस्तेमाल को फरोग मिलता है। शहरों की वुसअत, नई बस्तियों के फैलाव और बढ़ती हुई सनतकारी के मसाइल की वजह से नौजवानों पर निगरानी कम हो गई है। उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर माशरती और इक्तिसादी तब्दीलियों ने उकताहट, अफसुर्दगी और अजनबियत पैदा कर दी है।
बेकारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फुर्सत का वक्त ज्यादा मैसर आने लगा है, जिसे बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए कोई मुफीद मसरूफियत या तफरीह का कोई मौजू प्रोग्राम नहीं है। मजहबी और अखलाकी अकदार की पामाली ने नौजवान तबके पर उकताहट सितारी कर दी है। अजीब बात यह है कि माशरे में कानूनी बंदिशें न हों तो मनशियात शुरफा तक महदूद रहती हैं। बंदिशें आयद कर दी जाएं या हुसूल दुश्वार हो जाए तो मुजरिमाना जहनीत पैदा होती है। इंसानी फितरत का तकाजा है कि रोक टोक बिल्कुल न हो तो अक्सर तन्हाई, उदासी, नाकामी और फरार की सूरत में नतीजा निकलता है। अगर पाबंदी सख्त हो तो एहतजाज, बगावत और इंतकाम के जज्बे पैदा होते हैं। नौजवान नस्ल की खासी बड़ी तादाद उकताहट और मायूसी का शिकार है। उन्हें जिंदगी के हकीकी और ठोस मसाइल से कतन कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनसे निपटने के लिए न तो वो मुनासिब तरबियत और हुनर से आरास्ता हैं और न ही उनके सामने कोई वाज़े नस्बुलैन है। उन्हें तरक्की करने और आगे बढ़ने के मौके मयस्सर नहीं है। ये सूरत हाल उन्हें आखिरकार मनशियात की तरफ रागिब करती है। हेरोइन एक सुस्त रफ्तार मौत है जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत दबे कदमों अपने तलबगार की तरफ बढ़ती है और आखिरकार उसे हमेशा की नींद सुला देती है। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इस दौरान सिल्वर कलर की एक कीमती और खूबसूरत कार बिल्ले बदमाश से चंद गज के फासले पर आकर रुकी। कार में एक औरत बैठी हुई थी। उसने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी जिस पर हल्के नीले रंग का कशीदाकारी का बॉर्डर था। औरत की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। अगरचे वो खासी हसीन थी मगर चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर टिकाए चंद लम्हे इधर उधर देखती रही। फिर दूसरी तरफ हलीम फरोख्त करने वाले के मुलाजिम लड़के को इशारे से करीब बुलाकर उससे कुछ पूछा तो लड़का दूर खड़े हुए बिल्ले बदमाश की तरफ इशारा करके वापस चला गया। वो औरत अब गहरी नजरों से बिल्ले की तरफ देखने लगी जो बेनियाजी के अंदाज में खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। औरत ने उसे इशारा किया तो वो नपे तुले कदम उठाता हुआ कार की तरफ चलने लगा। मैंने अपना आइसक्रीम का ग्लास नरगिस के हाथ में थमा दिया और अभी आया कहकर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मैं चलते चलते ग्रे कलर की कार की दूसरी तरफ रुक गया और झुककर उस तरफ अपनी एक आंख को मलने लगा जैसे आंख में कुछ पड़ गया। इस दौरान मेरी तमाम तर तवज्जो बिल्ले बदमाश और कार में बैठी हुई औरत की तरफ मरकूज थी। बिल्ला ड्राइविंग साइड वाली खिड़की पर झुका हुआ था। वो दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मैं बिल्ले के मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक जुमला सुन सका। आधे घंटे बाद सड़क के दूसरी तरफ उन इमारतों के पीछे पार्क के शुमाली गेट के सामने मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं सीधा होकर बदस्तूर आंख मलता हुआ आगे बढ़ गया। अभी मैं चंद ही गज आगे निकला हूंगा कि वो कार वहां से रवाना हो गई। बिल्ला बदमाश भी टहलने वाले अंदाज में चलता हुआ आगे निकल गया और मैं दोबारा अपनी कार में आ गया। नरगिस ने मुझे घूरा, बोली कहाँ गए थे? मैंने उससे अपना आइसक्रीम का ग्लास लेते हुए कहा बस यूं ही थोड़ी सी हवाखोरी करने गया था। नरगिस एक बार फिर मुझे घूर कर रह गई और ये गनीमत था कि उस वक्त उसने कोई जिराह नहीं की थी। मैंने लड़के को बुलाकर खाली ग्लास वापस किए और आइसक्रीम का बिल भी अदा कर दिया। टेडी अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट होकर नीपा चौरंगी की तरफ दौड़ने लगी। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। चौरंगी के करीब पहुंचने से पहले ही मैं बोल पड़ा, यहां से गाड़ी वापस मोड़ लो टेडी। टेडी ने कोई सवाल किए बगैर चौराहे पर गाड़ी को वापस घुमा लिया। अब हम सड़क के दूसरी तरफ थे और फिर उस जगह के ऐन सामने जहां हमने आइसक्रीम खाई थी मैंने कार रुकवा ली। यहाँ चंद दुकानें थी। नरगिस ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोली क्या हुआ? मैंने कहा घर से निकलते हुए तुमने कुछ चीजें खरीदने को कहा था। वहां सामने इतनी देर खड़े रहे लेकिन न तुम्हें याद रहा और न मुझे। तुम उन दुकानों पर देख लो। मैंने छोटी उंगली उठा दी और दरवाजा खोल कर नीचे उतर आया। मैंने महसूस किया था कि टेडी मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं दुकानों के साथ एक गली में घूम कर पिछली तरफ निकल गया और फिर वो पार्क तलाश करने में मुझे दुश्वारी पेश न आई। पार्क ज्यादा बड़ा नहीं था। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से उजड़ा हुआ सा लग रहा था। यहाँ रोशनी का भी इंतजाम नहीं था। उसके चारों तरफ तकरीबन 20-20 फुट चौड़ी सड़कें थीं और उनके साथ साथ बंगले थे। मैं पार्क के शुमाली गेट के करीब पहुंच गया। पार्क में अंधेरा था और किसी शख्स का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गेट में दाखिल होकर गार्डिनिया की झाड़ियों के पीछे बैठ गया। वहां से मैं गेट और सामने वाली सड़क पर बखूबी निगाह रख सकता था। बिल्ले बदमाश और उस औरत की बातें सुनकर मैं महज तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आया था। मेरे जहन में उस वक्त तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। अगर उस औरत को सिर्फ हेरोइन लेनी होती तो वहीं पर मामला तय हो सकता था, लेकिन बिल्ले बदमाश ने उसे आधे घंटे के बाद यहाँ बुलाया था, जिसका मतलब था कि मामला कुछ और है। मैं आमतौर पर दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने का आदी नहीं था, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे यहाँ ले आया। मैंने नरगिस और टेडी को भी असल बात नहीं बताई थी और अब अपनी इस हिमाकत पर सोच रहा था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी मदद को कोई भी नहीं आएगा। मुझे झाड़ियों के पीछे दुबके हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि ग्रे रंग की एक कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सड़क पर तकरीबन 20 गज आगे बिजली के खंबे के करीब रुक गई। मैंने गहरी नजरों से कार की तरफ देखा।
स्टीयरिंग के सामने वही औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले आइसक्रीम की दुकान के करीब बिल्ले बदमाश से मिली थी। वो बार बार गर्दन घुमाकर अतराफ में देख रही थी। 10 मिनट के बाद बिल्ला बदमाश भी किसी तरफ से निकलकर कार के करीब पहुंच गया। उसने कार की खिड़की पर झुककर कोई सरगोशी की और एक तरफ को चल पड़ा। वो औरत भी कार से उतरकर उसके पीछे चलने लगी। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी और उनका ताक़ुब करने लगा। बिल्ला सड़क पार करके दूसरी गली में पहुंच गया। औरत भी उसके पीछे चल रही थी। मैं गली के मोड़ पर रुक गया और दीवार की आड़ से उनकी तरफ देखने लगा। बिल्ला बदमाश एक मकान में दाखिल हो गया, जबकि वो औरत मकान के सामने पहुंचकर रुक गई थी। शायद वो अगला कदम उठाने में झिझक रही थी, लेकिन फिर वो भी अंदर दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया। मैं आड़ से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ाया। मकान के सामने पहुंचकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा। इन मकानों की सिचुएशन देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि इस मकान का सहन दूसरी तरफ होगा। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ ऊपर से घूमकर पिछली गली में आ गया और मतलूबा मकान के सामने रुककर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। गली में तारीकी थी। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और कंपाउंड वॉल पर चढ़कर आहिस्तगी से अंदर कूद गया। आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था। मकान के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी, जबकि बाकी कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। मैं दबे कदमों चलता हुआ उस कमरे की खिड़की के सामने पहुंचकर रुक गया जहां रोशनी हो रही थी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन सामने भारी पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने जरा सा पर्दा सरकाकर अंदर झांका। वो औरत और बिल्ला बदमाश कमरे में मौजूद थे। औरत अपने हैंड बैग को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में वीरानी और चेहरे पर पीलाहट थी। मैं समझ गया कि वो हेरोइन की आदी थी और नशे की तलब ही उसे यहाँ ले आई थी। बिल्ला बदमाश उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मक्कारी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो उस वक्त वाकई जंगली बिल्ला ही लग रहा था। बिल्ले ने औरत से पूछा, पहले तुम पुड़िया कहाँ से लेती थी? औरत बोली, तारिक रोड पर झील पार्क के करीब एक आदमी से मिल जाया करती थी, लेकिन 2 दिन पहले वो पकड़ा गया। मेरे पास 2 दिन की खुराक मौजूद थी, लेकिन आज सुबह से तलाश में हूँ। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो तलाश करती हुई यहाँ आ गई। उसकी आवाज कपकपा रही थी। बिल्ले ने कहा, शादीशुदा हो? औरत ने कहा, बेवा हूँ। 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन चंद ही महीनों के बाद शौहर का इंतकाल हो गया। बिल्ले ने कहा, तो गुजारा कैसे होता है? मेरा मतलब है खर्च वगैरह कैसे चलता है? कोई धंधा करती हो? औरत बोली, मैं कोई धंधा नहीं करती, शरीफ औरत हूँ। फिरोजाबाद में मेरे शौहर की 2 कोठियां हैं जो उसकी मौत के बाद मुझे विरासत में मिली। सोसाइटी में भी एक मकान है जहां मैं खुद रहती हूँ। फिरोजाबाद वाली दोनों कोठियां किराए पर दे रखी हैं। सदर में मेरा एक जनरल स्टोर भी है जिसे मेरा मुलाजिम चलाता है। बिल्ले के होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, इसका मतलब है मोटी असामी हो? औरत ने उसे घूरा, बोली, क्या मतलब? वो बोला, मतलब ये कि खासी मालदार औरत हो और हसीन भी। वैसे ये उम्र तुम्हारे बेवा होने की तो नहीं थी। एक बात बताओ, हेरोइन की आदत तुम्हें कैसे लगी? किसी अय्याश आदमी के हत्थे चढ़ गई थी क्या? औरत बोली, ज्यादा बकवास मत करो। उसके लहजे में नागवारी थी। ये लानत मुझे अपनी एक दोस्त से तोहफे में मिली है। कम बखत पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और ये लानत ही मुझे यहाँ तक ले आई है। बिल्ला उसे घूरता रहा। बोला, बात यह है बीबी, आजकल बड़ी सख्ती हो रही है। ऊपर के दबाव की वजह से पुलिस ने हम जैसे लोगों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हम जैसे छोटे लोग जिन बड़े एजेंटों से माल खरीदते थे वो पकड़े जाने के खौफ से रूपोश हो गए। हमें भी माल नहीं मिल रहा। औरत बोली, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? बिल्ला मानी खेज अंदाज में बोला, यही सब कुछ बताने के लिए।